गरीब सास की 3 बहुओं का लंच बॉक्स, खेती, कपड़ा व्यापार। भाभी क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। हाँ दीदी, आपने सही पहचाना। आज आपके भैया कड़ी पकौड़ा की फरमाइश करके गए थे ऑफिस में। बस मैंने डिनर में वही बनाया है, साथ में मिक्स वेज रायता और मिक्स अचार भी है। अरे वाह, आपको पता है हमारे घर में कड़ी पकौड़ा सबकी फेवरेट है। ये कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिया खाना बनाने में बिजी हो जाती है। रिया को कुकिंग का बहुत शौक है, इसीलिए खाने के मामले में वो हमेशा आगे रहती है और घर वाले उसके बनाए हुए खाने को बड़े चाव से खाते हैं। थोड़ी देर में रिया खाना बनाकर चटाई पर परोसती है। सभी लोग खाना खाने आते हैं। रिया, सच में तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन संतुष्ट हो जाता है। दिन भर की ऑफिस की थकान भी उतर जाती है। हाँ रोहित, सच कह रहा है, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। रिया को खाना बनाने का बहुत शौक है। वो घर पर रोजाना नई नई डिश बनाकर एक्सपेरिमेंट करती है और मजेदार बात यह है कि सबको उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। सब लोग रिया की खूब तारीफ करते हैं। अरे और नहीं तो क्या, मेरी बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। अरे जो इसके हाथ का खाना एक बार खा लेता है ना, बार बार रिया पुकारता है। देखा नहीं, पड़ोस वाली सरला जब कीर्तन में आई थी, उसने रिया का बनाया हुआ हलवा खाया था। आज भी याद करती है उस हलवे को। सावित्री की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही सावित्री का परिवार हंसी खुशी से रहता है और उनके दिन बीत रहे होते हैं। एक शाम सीमा घर के बाहर लगे हुए पौधों में पानी दे रही होती है, तभी पड़ोसन सरला वहां आती है। सीमा बहू, तेरा गार्डन तो हर वक्त चहकता रहता है। हर सर्दी गर्मी हर मौसम में फूल खिले रहते हैं। एक मेरा गार्डन में कितना ही अच्छा पौधा लगा लूं, एक भी फूल नहीं आता, पहले ही सूख जाता है। आखिर हमें भी बता दे, तू इन पेड़ों में डालती क्या है? काकी, पेड़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें समय समय पर पानी देना होता है, ना कि हर वक्त पानी से भरकर छोड़ दो। कुछ पौधों को सिर्फ नमी चाहिए और कुछ को दिन में एक बार पानी हो। और फिर मैं अपने पौधों में घर पर बनाई हुई खरपतवार और गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ। इन दोनों की बातें सुनते हुए सावित्री भी घर से बाहर आ जाती है। अरे इसे तो हर वक्त अपने पेड़ों की चिंता लगी रहती है। घर में जो भी सब्जियों के छिलके बचते हैं ये सब अलग अलग डब्बे में भरकर रखती है और 8-10 दिन बाद जब सब सड़कर खाद बन जाते हैं तो उन्हें छान कर इन पेड़ों में डालती है। हाँ बहन, तभी तो इसकी मेहनत रंग लाती है। देखो कितने प्यारे प्यारे गुलाब खिले हैं, वरना मैं अभी नर्सरी से पीले और लाल गुलाब का पौधा लाई थी, लेकिन दोनों सूख गए। दरअसल सीमा को गार्डनिंग का बहुत शौक है। उसे खेती करना भी अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ वो केवल फूल पौधे ही उगाती है। सीमा की बहुत सारी तारीफें करके और अच्छे गार्डन की टिप्स लेकर सरला वहां से चली जाती है। सावित्री और सीमा भी अपना काम खत्म करके घर के अंदर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते, एक दिन पायल अपने कॉलेज से वापस आती है और हॉल में बैठी बड़ी भाभी तनुजा से कहती है, भाभी 4 दिन बाद हमारी फेयरवेल पार्टी है। सभी लड़कियों ने इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस बनवाई है, लेकिन मेरा तो अभी तक तय ही नहीं हुआ है कि मैं क्या पहनूंगी। अरे तुम उदास क्यों होती हो? तुम मुझे बताओ कैसी ड्रेस चाहिए, मैं वैसी ही बना दूंगी और देखना फिर हमारी प्यारी ननद जी सबसे अलग दिखेंगी। क्या सच में भाभी आप बना दोगी? भाभी मुझे अपनी फेयरवेल पर सबसे सुंदर दिखना है और अब मेरी लुक आपके हाथों में। प्लीज मेरी घमंडी दोस्तों से अच्छी सी ड्रेस बनाना मेरी, जो सब मुझसे पूछे कि आखिर कौन से डिजाइनर से बनवाई है। पायल की बात सुनकर तनुजा हंसने लगती है। पायल अपने बैग से फोन निकालती है और उसमें खूबसूरत सी शॉर्ट कुर्ती और स्कर्ट की फोटो तनुजा को दिखाती है। बस समझिए आपका काम हो गया, मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस बना दूंगी। देखना मिस फेयरवेल का अवार्ड तो अब आपको ही मिलेगा। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और तनुजा को गले लगा लेती है। फेयरवेल में 4 ही दिन बचे होते हैं। तनुजा और पायल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। तनुजा एक फैब्रिक वाली शॉप से पहले कपड़ा खरीदती है, फिर लेस, बेल, गोटा पट्टी और बाकी सारी चीजें लेकर घर आ जाती है और पायल के लिए ड्रेस डिजाइन करने लग जाती है। तनुजा पायल के लिए ड्रेस बना ही रही होती है कि तभी वहां सरला काकी और उनकी बेटी निकिता आ जाती है। तनुजा, तुम्हें तो पता ही है पायल की फेयरवेल है और निकिता भी उसी स्कूल में पढ़ती है। इसने जिद लगा रखी है कि कोई अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करवा दो, लेकिन देखो 4 दिन पहले ही बताया स्कूल वालों ने, इतनी जल्दी तो कोई भी डिजाइनर या दर्जी ड्रेस बना कर नहीं देगा, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई। तू तो घर की ही है, थोड़ा समय लगा कर सिल दे। काकी, मैं ड्रेस तो बना देती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं। आप देख ही रही हैं, घर में इतने लोग हैं, सबका खाना, कपड़े और सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। और फिर मैंने पायल की ड्रेस की कटिंग कर ली है, इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। इस मैडम ने तो डिजाइन भी इतना मुश्किल चुना है कि इसे ही मैं दिन रात जाग कर बना रही हूँ। ये कहकर तनुजा सरला और निकिता को समझाकर वहां से विदा कर देती है। 1-2 दिन में पायल की ड्रेस भी बनकर तैयार हो जाती है। भाभी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी प्यारी ड्रेस बना दोगी। ये तो सचमुच उस फोटो वाली ड्रेस से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखना अब मिस फेयरवेल का खिताब तो मुझे ही मिलेगा।
दोनों भाभी ननद बातें कर ही रही होती हैं कि तभी रिया और सीमा भी वहां आ जाती हैं। हाँ सच में भाभी, आपने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है। वो मेरा कजिन है ना गौरव, मुझे उसकी शादी में जाना है। मेरे लिए लहंगा भी आप ही डिजाइन करना। लगता है अब हमारी बड़ी भाभी को बुटीक खोलना पड़ेगा। तभी हंसने लगते हैं और घर का माहौल एक बार फिर खुशियों से भर जाता है। तभी सीमा बोलती है, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। तनुजा भाभी इतने अच्छे कपड़े बनाती है कि आसपास भी कोई उनके टक्कर का टेलर नहीं है। और फिर जब हमारे घर में ही डिजाइनर है तो हम बाहर क्यों जाए। सीमा की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। अपनी ड्रेस को लेकर पायल बहुत खुश है। वो कॉलेज फंक्शन में उसे पहनती है और सभी लड़कियों से ज्यादा प्यारी लगती है। पायल, तुम्हारी आउटफिट तो बहुत प्यारी लग रही है, तुमने कहाँ से ली है? अरे ये तो मेरी भाभी ने मेरे लिए डिजाइन की है। मैंने उन्हें एक नॉर्मल सी ड्रेस दिखाई थी, लेकिन देखो उन्होंने तो बिल्कुल अलग और यूनिक बना कर दी है। वाह यार, तेरी भाभी तो सच में डिजाइनर है। बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है। कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे लिए भी बनवा देना प्लीज। अरे मेरी भाभी बाहर के कपड़े नहीं सिलती, घर पर ही इतना सारा काम होता है। बस उन्हें स्टिचिंग का शौक है, इसीलिए हमारे लिए बना देती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एक ड्रेस डिजाइन करवानी होगी तो मैं बात कर लूंगी। इस तरह पायल की ड्रेस पर ढेरों तारीफें मिलती है। पायल आज बहुत खुश है। वो घर आकर अपनी मम्मी और भाभीियों को भी सारी बातें बताती है। मम्मी, आपको पता है सारी लड़कियां मुझसे जल रही थी। कुछ तो पूछ रही थी कि इतनी प्यारी ड्रेस कहाँ से लाई हो, हमें भी बता दो, हम भी उसी शॉप से ले आएंगे। फिर तुमने क्या कहा? बताया नहीं कि ये तो हमारे घर की डिजाइनर ने डिजाइन की है? हाँ मम्मी बिल्कुल, मैंने भी कह दिया कि हमारे घर की डिजाइनर है और वो बस मेरे लिए ही डिजाइन करती है। पायल की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा लाल मिर्च के बचे हुए दानों को एक क्यारी में डाल देती है। कुछ दिनों बाद वहीं से हरी मिर्च के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अरे वाह सीमा बहू, तुमने तो फूलों के साथ साथ मिर्च की भी तैयारी कर दी। हाँ पापा जी, घर में ताजी हरी मिर्च की जरूरत पड़ती रहती है। और ये जो मिर्च थी ना, इसका बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का था। देखिए कितनी जल्दी पौधे निकल आए। सीमा मिर्च के सारे पौधों को एक एक करके गमलों में लगा देती है। कुछ ही दिनों में उन पर खूब हरी हरी मिर्च लगने लगती है। सीमा भाभी, आपकी मिर्च तो पूरी लहरा रही है। मैंने कल रात एक रोटी के साथ खाई थी। अरे भाई बहुत तीखी थी। तीखी तो ठीक है, लेकिन सीमा तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। गलती से भी कोई बीज क्यारी में डाल दो तो तुरंत पौधा निकल आता है और अच्छे खासे फल भी लग जाते हैं। अरे भाभी के हाथ में जादू नहीं, इनकी एग्रीकल्चर नॉलेज का कमाल है। सच बता रही हूँ, अगर ये शुरू कर देना तो इनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। रिया की बात सुनकर सब लोग फिर हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद पड़ोसन की बहू पिंकी सीमा के घर के सामने से गुजरती है। अरे आ जाओ पिंकी बहन, आज कैसे आना हुआ? तुम तो दिखाई ही नहीं देती आजकल। अरे कुछ नहीं बहन, सब्जी वाला इतनी देर से घर के सामने खड़ा था और मुझे उसकी आवाज ही नहीं आई। आज घर में सब्जी खत्म हो गई तो सोचा ले आऊं। उसके पीछे पीछे यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन अब भी हरी मिर्च नहीं मिली। पिंकी बात कर ही रही होती कि उसकी नजर सीमा के घर के बाहर लगे गमलों में हरी हरी मिर्च पर पड़ती है। अरे सीमा तो ने तो कमाल कर रखा है भाई, अभी तक तो तेरे पौधे ही मोहल्ले पड़ोस में खुशबू बिखेर रहे थे और अब तूने सब्जियां भी लगानी शुरू कर दी। जरा देखो तो छोटे छोटे पौधों पर कितनी अच्छी मिर्च लगी है। और क्या तुम सब्जी वाले के पीछे परेशान हो रही हो? रुको, मैं तुम्हें अभी तोड़ कर दे देती हूँ। सीमा पिंकी को ताजी हरी मिर्च तोड़ कर देती है। वैसे सीमा, अगर तुम थोड़ी सी जगह और साफ करके यहाँ सब्जियां लगाओ ना तो घर का काम चल जाएगा। तुम्हें सच में खेती के बारे में बहुत नॉलेज है। ये कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और सीमा फिर अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन बाद रिया के सगे भाई की शादी आती है। अंकित भैया की शादी में मुश्किल से 8 दिन बचे हैं और आप अभी तक ऑफिस से फ्री ही नहीं हुए। आखिर हम शॉपिंग कब करेंगे? आपके लिए भी कपड़े बनवाने, मुझे भी कपड़े खरीदने, आधी साड़ी के तो ब्लाउज बनवाने में ही कितना टाइम लग जाता है। यार सोच तो मैं भी रहा था कि जल्दी शॉपिंग कर लूं, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। इस संडे हम पक्का चलेंगे। ये कहकर अंकित ऑफिस चला जाता है। तभी सीमा वहां आती है। अरे तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? जब हमारे घर में डिजाइनर है तो तुम अंकित के साथ शॉपिंग का इंतजार क्यों कर रही हो? तभी वहां तनुजा भी आ जाती है। सीमा बिल्कुल सही कह रही है, चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम मार्केट चलते हैं। तुम्हें जिस तरह की ड्रेस चाहिए मुझे बता देना। दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करने जाती है। तनुजा पहले फैब्रिक वाले की दुकान पर जाती है, जहां पर रिया की पसंद के रंग का लहंगे का फैब्रिक खरीदती है और फिर रोहित के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा खरीद लेती है। उसके बाद वो लेस, बेल और गोटा पट्टी ये सब चीज खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद तनुजा दिन रात मेहनत करके रिया के लिए खूबसूरत सा फिश कट लहंगा तैयार करती है। उसी के मैचिंग रंग का अंकित का कुर्ता पजामा भी सिलकर तैयार कर देती है। कुर्ता पजामा को देखकर, भाभी आपने तो कमाल कर दिया, कितना प्यारा कुर्ता लग रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी शादी में पहना था। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी देर में रिया भी इतराती हुई अपना लहंगा पहनकर वहां आ जाती है।
और ये देखो, मेरे लहंगे से मैच करके ही भाभी ने आपके लिए कुर्ता बनाया है। तनुजा सच में बहुत अच्छे और यूनिक डिजाइन बनाती है जो अंकित और रिया को बहुत पसंद आते हैं। अंकित अपनी पत्नी के साथ ससुराल की शादी खूब एंजॉय करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहन और सावित्री की सालगिरह का दिन आता है। सब लोग हॉल में बैठे हैं। सभी सावित्री और मोहन को सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद तनुजा कहती है, मम्मी पापा, आपकी एनिवर्सरी पर क्या स्पेशल किया जाए? कहीं बाहर घूमने चलें क्या? अरे इस उम्र में हम क्या एनिवर्सरी मनाते हुए अच्छे लगेंगे, घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं घर पर ही सबकी पसंद का खाना बना लेती हूँ, रात को सब मिलकर केक काट लेंगे। हाँ रिया, यही सही रहेगा। और वैसे भी जिसके घर में मास्टर शेफ बहू हो उसे बाहर जाकर डिनर करने की क्या है जरूरत। ये सुनकर सब हंसने लग जाते। थोड़ी देर बाद रिया किचन में जाती है और लंच के लिए कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, कड़ी पकौड़ा, छोले भटूरे और कई तरह के पकवान बनाती है। वो अपने पति और दोनों जेठ के टिफिन में भी खाना पैक करके दे देती है। ऑफिस में जब अंकित खाना खाने बैठता है तो उसका दोस्त सुमित पास आ जाता है। यार, आज लंच में क्या लेकर आया है तू? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा देखूं तो भाभी ने क्या बनाया है। इतना कहते ही सुमित अंकित का लंच बॉक्स खोलकर खाना शुरू कर देता है। सारा खाना खत्म करने के बाद, अरे यार, तेरी बीवी मास्टर शेफ है क्या? इतना टेस्टी खाना बनाया है, सच में खाकर मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5 स्टार होटल का खाना खा रहा हूँ। तू तो सच में अपनी बीवी के नाम से फूड सर्विस शुरू कर दे, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा तुम्हारा। सुमित की बात सुनकर अंकित बस हंस देता है। आखिर सब लोग अपनी अपनी पत्नियों के टैलेंट को अभी हल्के में ही तो ले रहे थे। कुछ दिन बाद तीनों बहुएं अपनी सास के पास बैठी होती हैं। रिया फोन चला रही होती, तभी अचानक उसके सामने इंस्टाग्राम की एक रील आती है। देखो इनके तो मजे हैं, खुद कमाती हैं, खुद मजे लेती हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमती हैं, बिजनेस वुमेन है तो सोसाइटी में अलग ही पहचान है। सबके हाथ में महंगे फोन, महंगी घड़ी, और एक हम हैं जो बस घर तक ही सीमित है। एक तो ये लोग टैलेंटेड है, दूसरा महंगे कॉलेजों से डिग्री ले रखी है और परिवार का सपोर्ट भी है इनके साथ, तभी तो यहाँ तक पहुंची है। इनकी लाइफ तो सेट है, किसी बात की टेंशन नहीं। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सावित्री कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलती है, वैसे टैलेंट की कमी तो तुम में भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी बिजनेस वुमेन बन सकती हो, अपना व्यापार चला सकती हो। मम्मी ये बात कहने में अच्छी लगती है, देखो ना सरला काकी 4-5 सूट लेकर आई थी सिलवाने को, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, बड़े बड़े ऑर्डर कैसे संभालूंगी। बहू मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इतनी देर में पायल भी कमरे से बाहर आ जाती है और सबकी बातें सुनकर बोलती है, भाभी मम्मी बिल्कुल सही कह रही, आप बस व्यापार शुरू करने का हौसला तो करो, बाकी काम तो सब हो जाएगा। और फिर घर के काम के बाद मैं और मम्मी है ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर बीच वाली बहू सीमा भी बोलती है, वैसे आइडिया तो अच्छा है, बड़ी भाभी डिजाइनर कपड़े बनाने में एक्सपर्ट है, तो मैं खेती का काम देख लूंगी और रिया तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तनुजा तुम अपना डिजाइनिंग का काम शुरू करो, सीमा तुम खेती संभालो और रिया फूड सर्विस शुरू करेगी। लेकिन मम्मी जी हमें ऑर्डर कौन देगा? इतनी देर में तीनों भाई ऑफिस से घर आ जाते। मोहन भी बैठक से हॉल में आ जाते हैं। सबको एक साथ बैठा देख मोहन पूछते हैं, हाँ भाई, ये स्पेशल मीटिंग किस बात को लेकर हो रही है? मामला क्या है, हमें भी तो बताओ। पायल अपने पापा और तीनों भाइयों को सारी बात समझाती है। रिया तुम ऑर्डर की टेंशन मत लो, पास वाला जो प्ले स्कूल है ना, मैं उसके मालिक को जानता हूँ, वहाँ इतने सारे बच्चे हैं, शुरुआत में हम ट्रायल के लिए 10 बच्चों का खाना बना देंगे, अगर उन्हें पसंद आया तो आगे देख लेंगे। और तनुजा तुम शुरुआत अपने मोहल्ले से करो, सरला काकी को फोन करके बोल दो कि तुम उनके सूट बना दोगी, बस दिल लगाकर काम करना। और सीमा, मेरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जान पहचान है, तुम घर के पास वाली खाली जगह साफ करके सब्जियां उगा लो, हम उसी से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। जब सास, ननद, ससुर और पति सब खड़े हों तो बहुओं को काम करने का हौसला मिल ही जाता है। इस तरह तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। तनुजा सरला काकी के 4-5 सूट डिजाइन करती है। सीमा घर के पास की जगह साफ करके उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और आलू जैसी सब्जियां लगाती है। उधर रिया फूड सर्विस का काम शुरू कर देती है और डिलीवरी करने की जिम्मेदारी रोहित संभाल लेता है। धीरे धीरे तीनों बहुओं का काम चल पड़ता है और पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि अगर साथ हो तो हर सपना सच हो सकता है। रिया, कल तुमने जो खाना बनाया था ना, वो हॉस्टल के बच्चों को बहुत पसंद आया। मेरा जो दोस्त है ना, वो कह रहा था कि बच्चे तो हमारी कुक से बहुत परेशान है, वो बहुत बुरा खाना बनाती है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला, बच्चों का पेट भी खराब हो जाता है, इसीलिए वो किसी अच्छे फूड सर्विस वाले की तलाश में थे। और देखो, हमने काम शुरू ही किया और कल से वो हमें पूरे 50 बच्चों का टिफिन बनाने का ऑर्डर देंगे। 50 बच्चों का टिफिन सुनते ही रिया के चेहरे पर खुशी तो आती है, लेकिन साथ ही हल्की उदासी भी छा जाती है। अरे पगली, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी कि इतना सारा खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी, लेकिन हम सब है ना तुम्हारे साथ। इतनी देर में पायल भी वहां आ जाती है।
भाभी मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं और मम्मी मिलकर आपके साथ सारी सब्जियां कटवा देंगे, बाकी का काम भी संभाल लेंगे। आप खाना बनाने में ध्यान दो, पैकिंग और डिलीवरी वाला काम भी हो जाएगा। हाँ बेटा, पायल बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी तो पूरा दिन घर पर खाली बैठी रहती हूँ, मिलकर तेरा काम करवा देंगे। रिया 50 बच्चों के खाने का ऑर्डर ले लेती है, सावित्री सब्जी काटने और पैकिंग में मदद करती है, बाकी का सारा काम रिया संभाल लेती है। हॉस्टल के बच्चे रिया के खाने की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी इनकी फूड सर्विस के बारे में पता चलने लगता है। कुछ दिन बाद उधर सीमा की उगाई हुई सब्जियां भी अब तैयार हो गई हैं, उन पर बहुत अच्छी और ताजी फसल लगी है। अरे सीमा, कितनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हैं तुमने घर के सामने। मैं तो अब मंडी से कभी सब्जी नहीं लाऊंगी, सारी यहीं से ले जाया करूंगी। कहा कि मेरी पहली कस्टमर आप ही बनना, आज से आपको जितने भी सूट बनवाने हैं सब मेरे पास ही भिजवा देना, अब तो मैंने फुल टाइम काम शुरू किया है। सीमा की बात सुनकर सरला थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें सीमा से सब्जी खरीदने आने लगती हैं। कुछ दिनों बाद सीमा और जमीन किराए पर ले लेती है, 2 मजदूरों की मदद से और सब्जियां उगाती है और उन्हें मंडी में सप्लाई करना शुरू कर देती है। सीमा, तुम्हें पता है मंडी में हमारी सब्जी की बहुत डिमांड है। आज 2 घरों में शादी थी, उन्होंने पूरी शादी की सब्जियां हमसे खरीदी हैं। रामू काके कह रहे थे कि सीमा बिटिया की सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है, इसलिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। कल से हम और जल्दी उठेंगे ताकि सारी सब्जी समय पर सप्लाई हो जाए। इस तरह इनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। उधर तनुजा के डिजाइन किए हुए सूट की भी खूब चर्चा हो रही है। अरे काकी, आपका सूट तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से बनवाया? और तुझे नहीं पता, अपनी तनुजा ने बुटीक खोल लिया है। पहले तो वो कपड़े नहीं सिलती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है। देख, निकिता के लिए कितना प्यारा गाउन डिजाइन किया है। मैं इसे अपनी एंगेजमेंट के लिए संभाल कर रखूंगी। निकिता की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर पिंकी तुरंत अपने घर से 2-4 सूट निकालकर तनुजा को दे आती है। जो भी तनुजा की डिजाइन देखता है वो बार बार उसकी बुटीक पर आने लगता है। तीनों देवरानी जेठानियों का भाग्य जैसे आसमान छूने लगता है। आज रिया को एक इंटरनेशनल स्कूल से बड़ा ऑर्डर मिलता है। रिया, आज 50 नहीं पूरे 500 लंच बॉक्स का ऑर्डर मिला है। रोहित, हम अकेले 500 लंच बॉक्स नहीं बना सकते, इसके लिए हमें एक सही टीम चाहिए, तुम उनसे थोड़ा समय मांग लो। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम अगले महीने से फूड डिलीवरी शुरू करेंगे। एक साथ इतने बड़े ऑर्डर को हैंडल करने के लिए अब रिया को कुछ लोगों की जरूरत थी। वो फटाफट मोहल्ले में जाती है और उन लड़कियों को अपनी टीम में शामिल करती है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद घर के कामों में लगी हुई हैं। कल से तुम सब मेरे साथ काम करोगी। हमें सुबह 8 से 11 बजे तक खाना बनाना है, फिर टिफिन पैक करना है, उसके बाद तुम सबकी छुट्टी। सभी लड़कियां रिया के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहले रिया घर से ही फूड सर्विस चला रही थी, लेकिन अब उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया है। वहाँ एक बड़ा सा क्लाउड किचन है जहाँ वो सारे ऑर्डर मैनेज करती है। अब उसने डिलीवरी बॉय भी रख लिया है। धीरे धीरे शादी ब्याह से भी उसे ऑर्डर मिलने लगे। रिया का नाम अब उन टॉप महिलाओं में गिना जाने लगा जो 5 स्टार होटल के मास्टर शेफ के बराबर मानी जाती हैं। तनुजा के डिजाइन किए हुए कपड़े अब गली मोहल्ले से निकलकर शहर शहर में फैल चुके हैं। तनुजा, देखो कितने प्यारे और ट्रेंडिंग शरारा सूट के डिजाइन हैं। इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इनके रेट देखो, 5000 रुपए। इन्हें बनाने में मुश्किल से 1500 रुपए की लागत आएगी। तनुजा, क्यों ना हम भी अपना काम ऑनलाइन शुरू कर दें और इनसे सस्ते दाम में बेचें, इससे लोग हमसे ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। चलो आज ही शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी कैसे। इस तरह राहुल तनुजा फैशन हब के नाम से एक आईडी बनाता है और तनुजा के सारे बनाए हुए डिजाइन उस पर अपलोड कर देता है। देर रात तक काम करने के बाद दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठकर राहुल अपना फोन चेक करता है, उस पर ऑर्डर्स की भरमार लगी होती है। ये देखकर पूरी फैमिली खुशी से झूम उठती है। इतने सारे ऑर्डर तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लेकिन अब मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे करूंगी। राहुल, ये मुझसे अकेले नहीं होगा। तभी उत्साह भरी आवाज में पायल आगे बढ़ती है। भाभी आप टेंशन मत लो, मेरी 2 सहेलियों ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन उन्हें शहर में जॉब मिली है और उनके मम्मी पापा उन्हें बाहर नहीं भेजते। वो हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाएंगी। पायल अपनी सहेलियों को फोन करती है और उन्हें सारा काम समझा देती है। उसकी सहेलियां तनुजा के साथ काम करने को तैयार हो जाती हैं। इस तरह तनुजा भी अपनी एक टीम के साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देती है। अब उसके डिजाइनों को नई पहचान मिल चुकी है। लोग उसकी काम की चर्चा करने लगे हैं। एक दिन तनुजा के पास एक कॉल आता है। हेलो तनुजा मैम, मैंने आपके डिजाइन देखे हैं। आप बहुत अच्छे शरारा सूट बनाती हैं, लेकिन मुझे अपना ब्राइडल लहंगा आपसे डिजाइन करवाना है। क्या आप बजट में बना देंगी? जी बिल्कुल। आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? अपना रेफरेंस और फिटिंग भेज दीजिए, मैं 4 दिन में डिलीवर कर दूंगी। क्लाइंट रेफरेंस भेज देता है। तनुजा अपनी टीम के साथ मिलकर लहंगा तैयार करती है। क्लाइंट को लहंगा बहुत पसंद आता है और वो तनुजा को उसके लिए पूरे 5 लाख रुपए देती है। अब तनुजा के पास ब्राइडल लहंगों के भी लगातार ऑर्डर आने लगे हैं।
दूसरी ओर उधर सीमा ने भी अपना व्यापार और बढ़ा लिया है। घर के पास की जमीन साफ करवाकर उसने किराए पर और जमीन ले ली है, जहां वो बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है। सर्दियों में उसने गेहूं उगाया था तो गर्मियों में धान के साथ साथ खरबूज, तरबूज और ककड़ी जैसी फसलें लगाई हैं। उसके ऑर्गेनिक तरीके लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अरे बिटिया, मैंने तेरी गेहूं की फसल के बारे में लैंडलॉर्ड से बात की थी। वो एक साथ तेरी सारी फसल लेने को तैयार है। अगले साल हमें और जमीन बोनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्गेनिक होल ग्रेन की बहुत डिमांड है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। वो मजदूरों को नई जमीन दिखाने ले जाती है। आधुनिकता के साथ वो रोटावेटर से खेत को लेवल करवाती है, फव्वारा तकनीक से सिंचाई करवाती है और ऑर्गेनिक खाद घर पर ही गड्ढा बनवा कर तैयार करवाती है। सीमा को खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने लगा। कुछ समय बाद तीनों बहुओं का व्यापार आसमान छूने लगता है। अब इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे फोन, ब्रांडेड घड़ियां और एक बड़ा सा बंगला है। भाभी, आपने देखा, एक क्लाइंट ने आपके डिजाइन को 5 स्टार रेटिंग दी है और बहुत अच्छा कमेंट भी किया है। मुझे आपका डिजाइन बहुत यूनिक लगा। आपने मेरी वेडिंग को बहुत स्पेशल बना दिया। दिल से थैंक यू। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इंडस्ट्री में आपका नाम मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची मुखर्जी जैसा होगा। आप फ्यूचर की डिजाइनर हो मिस तनुजा। क्लाइंट का कमेंट पढ़कर तनुजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतनी बड़ी डिजाइनर बन जाऊंगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। तभी रिया वहां आ जाती है और हाथ में एक पार्सल दिखाती है। ये लेटर हमें वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार से आया है। कल मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है जहां सभी बिजनेस वुमेन को बुलाया गया है और उसमें हम तीनों का नाम भी शामिल है। रिया की बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अगले दिन लेटर में दिए समय के अनुसार सभी लोग मुंबई पहुंचते हैं। भव्य मंच पर तीनों बहुओं को स्टेज पर बुलाया जाता है। मिसेस तनुजा, आपको व्यापार करने का आइडिया कहाँ से मिला? आपने कैसे सोचा कि आप डिजाइनर बनेंगी? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? सच बताऊं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी डिजाइनर बनूंगी। मैं आज जो भी हूँ वो केवल अपनी सास और अपने ससुराल वालों की वजह से हूँ। मेरी सास ने मुझे खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट किया और आज नतीजा आप सबके सामने है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तनुजा का भाषण सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अब सीमा को बुलाया जाता है। मिसेस सीमा, आपने कम जगह में आधुनिक तरीके से खेती करके उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो ज्यादा केमिकल डालते हैं। आपने खेती करना कहाँ से सीखा? मुझे बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर खेती करूंगी ये कभी नहीं सोचा था। मैं घर पर थोड़ी बहुत सब्जी लगाती थी। मेरी सास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आज परिणाम आपके सामने है। गर्व के साथ अब रिया को मंच पर बुलाया जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा किचन एक बड़े क्लाउड किचन में बदल जाएगा। ये सब परिवार के विश्वास और साथ की वजह से हुआ है। अगर घर वाले साथ दें तो औरत कुछ भी कर सकती है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होगी। आज अगर हम तीनों देवरानी जेठानी ने शुरुआत में हार मान ली होती तो हम इस मुकाम पर ना पहुंच पाते। आज हम खुद तो एक बिजनेस ओनर हैं ही, हमारे साथ 200 लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। रिया की बात सुनकर ऑडियंस एक बार फिर जोरदार तालियां बजाती है। तभी ऑडियंस में बैठी पायल अचानक खड़ी होकर चिल्लाती है, ये तीनों मेरी भाभी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू लेडीज। हॉल में मुस्कान फैल जाती है। सभी लोग पायल की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। आज आप भारत की टॉप 10 बिजनेस विमेन में शामिल हो चुकी हैं। आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसिद्ध हो चुका है। आप नई पीढ़ी की महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी? तीनों एक दूसरे की ओर देखती हैं। तनुजा माइक उठाती है। अगर आप चाहती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके पीछे आपके पति या परिवार का एक इंसान भी खड़ा हो तो काफी है, लेकिन याद रखिए इस दुनिया में सबसे मजबूत आप खुद हैं। अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, बाहर निकलिए, व्यापार कीजिए, पैसे कमाइए, घूमिए फिरिए। अगर आपको लगता है आप किसी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं तो रुकिए मत, आगे बढ़िए। गूंजती तालियों के साथ पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता है। सम्मान के क्षण में तीनों को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की असली हकदार हमारी सास है। हम दिल से चाहेंगे कि हर लड़की को हमारी सास जैसी सास मिले। भावुक माहौल में तीनों अपनी सास को स्टेज पर बुलाकर अवार्ड उनके हाथ में देती हैं। सेमिनार समाप्त होता है। चारों तरफ तीनों बहुओं की चर्चा होती है। लोग उनकी सफलता की मिसाल देते हैं। तीनों बहुओं ने साबित कर दिया था कि अगर हौसला हो और परिवार का साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।